अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम शाहिद भाई। क्या हाल चाल है? जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है शाहिद भाई, आप सुनाएँ क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं गौर भाई, सबसे पहले कि आपका ताल्लुक किस इलाके से है? ताल्लुक वैसे तो लाहौर से है, लेकिन हमने अपनी जो ऐज है, जो अपनी जवानी है, वो गुज़ार दी मदीना शरीफ में। तो माशाल्लाह, लेकिन आप किसी तरफ से भी बूढ़े नहीं लग रहे। अभी आप यंग लग रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपकी जो तस्वीर देख के लग रहा है वो यही है कि आप 25 से 30 के दरमियान में। कहते लोग यही हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो बड़ा बेटा है वो अभी 10 साल के ऊपर है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। तो अभी आप पाकिस्तान में ही हैं? जी, लाहौर में। अच्छा, गौहर तो नाम समझ में आता है, ये सोर्सिंग वाला क्यों है साथ में? मतलब इसके पीछे क्या साइंस है? ये सर जब हमने ई-कॉमर्स प्रोफेशनली जब स्टार्ट किया, खासकर इधर एक्सट्रीम कॉमर्स और इनेबलर्स, ये दो बड़े ग्रुप हैं, दो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। तो स्टार्टिंग जब हमने यहाँ से लिया काम करने का, तो एक अमेज़न से स्टार्ट किया था। अमेज़न के अंदर तो एक टर्म यूज़ होती है सोर्सिंग की, हम्म। जिसके अंदर हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो गुड। तो आपने ये सनी शुरू-शुरू में पारी से सीखा या साकिब भाई से? नहीं, शुरू-शुरू में एक असल में कहते हैं ना, ज़रूरत इजाद की माँ है। तो शुरू में हम्म। वही पाकिस्तानी तरीका, बेचना आता नहीं इतना, लेकिन ग्रुप में जाके तो मैसेज धराधर हमने किए कि हम सोर्सिंग करते हैं, हमसे ले लो, कोई तो खरीद लो। तो लेकिन लोग जो है ना, वहाँ से हमारा कमेंट जो था वो रिमूव हो जाता। बड़ा ग्रुप है, उनके अपने रूल्स हैं। वो कहते हैं आप ऐसे डायरेक्ट हम्म। अपना नंबर शेयर नहीं कर सकते, सेलिंग नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं है। वो वैल्यू प्रोवाइड, अब एक ग्रुप वैल्यू रूल्स प्रोवाइड है। करने के लिए जी, ये एनेबलर्स और साकिब अज़हर के जो बड़े फेसबुक के जो ग्रुप हैं, इनके अंदर। तो ओके। अब हम जब वहाँ पे कमेंट करते थे, वो रिमूव हो जाता था। उसकी वजह से ये नाम चेंज किया। अब हमें किसी को बताना नहीं पड़ता कि यार मैं जो है ना, वो सोर्सिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने वहाँ से अपना नाम जो है सोर्सिंग वाला रख दिया। तो बेसिकली आप पाकिस्तान में कितने अरसे से ये बिजनेस कर रहे हैं? स्टार्ट कब किया? इत्तफाकन आ गए, हादसतन आ गए, या सोच समझ के आए? पीछे बैकग्राउंड होता है हर चीज़ के पीछे, आपको पता है। वालिद साहब पहले से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, उन्होंने किया भी है, लेकिन उन्होंने किया था फिजिकल बेस। चाइना चले गए, सामान हम्म। ले आए, मदीना शरीफ में लेके आते थे। कुछ इम्पोर्टर्स के थ्रू इंडिया से माल लाते थे, वियतनाम से लाते थे, जापान से लाते थे, ठीक है। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हो चुका था इस चीज़ के अंदर। लेकिन उस चीज़ के अंदर चलो 2 माशाल्लाह। मुश्किलात थी, 2 छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स थी। और वो प्रॉब्लम्स थी कि आप को सबसे पहले तो चाइना जाना पड़ेगा सामान खरीदने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि बहुत बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए परचेज़िंग के लिए। ये ज़ाहिर बात है, आप टिकट का खर्चा वहाँ से अफ़ोर्ड करते हैं, वीज़ा लगाते हैं, फिर वहाँ जाके होटल में जगह लेते हैं, 1 हफ़्ता 15 दिन स्पेंड करते हैं, फिर कोई चीज़ वहाँ से आप परचेज़ करके लेके आते हैं। तो मैं चूँकि अभी ऐज में थोड़ा छोटा था, वालिद साहब के साथ नहीं जा सकता था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट भी था। मैंने कहा मैं चाइना ना जाके कम इन्वेस्टमेंट के साथ इसको करके दिखाऊँगा। शुरू से थोड़ा ज़िद्दी टाइप के हैं, उस बात को डिनाई कर दिया कि नहीं भई, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है और जाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं कंपनियों से यहीं बैठ के राब्ता करूँगा, उनसे सैंपल मँगवाऊँगा और अपना माल जो है चाइना से बुक करवाऊँगा। ये गालिबन 2015 की बात है, 2015। उस टाइम मैंने जो फर्स्ट अपने 2 कंटेनर मैंने इंपोर्ट किए थे इन द मदीना मुनव्वरा, चाइना से। वो सारा काम मैंने ऑनलाइन किया था, और उस टाइम तो ये ख़ैर ई-कॉमर्स का इतना कोई कॉन्सेप्ट भी किसी को पता नहीं था। तो शॉर्ट स्टोरी अगर मैं बताऊँ, वहाँ उस टाइम ख़ैर छोड़ दिया। उस टाइम पता नहीं था कि ये काम भी मुमकिन है। उस टाइम क्रिटिसिज़्म का भी सामना किया, वालिद साहब से बड़ी बातें भी सुनी। माल पहला कंटेनर तो बड़ा अच्छा आया था, दूसरे कंटेनर में थोड़ी गड़बड़ हो। वो अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बड़ा लॉस किया था मैंने, करीब कोई $5000 का मैंने लॉस किया था, डायरेक्ट लॉस। $5000? $5000, और जो $5000 का पंद्रह कारोबार होना लाख था, रुपए बिज़नेस होना था, उसमें प्रॉफ़िट जनरेट होना था, या उससे जो मार्केट हमारी ख़राब हुई, वो लॉस एक अलग है। तो ये उस टाइम की तो बात है, आप वहाँ उस ऐसा टाइम क्या ख़ैर छोड़ मंगवा दिया। बैठे थे कि जिसमें आपको ये परेशानी देखना पड़ी? एक हम बना रहे थे, उसके नीचे पैडेड फ़ोम इस्तेमाल होता था। स्पेशल किस्म का फ़ोम है। आप देखें, ये जो
लड़ाका तैयारे होते हैं ना, JF-17 या F-16 तैयारे होते हैं। इन तैयारों के अंदर एक ख़ास किस्म का कुशन यूज़ होता है, फ़ोम इस्तेमाल होता है, उसको मेमोरी फ़ोम कहते हैं। तो वो हम यूज़ कर रहे थे जय-नमाज़ के नीचे पैडेड करने के लिए उसको, ताकि इंसान जिसने नमाज़ पढ़नी है उस वो कंफर्टेबल महसूस करे और बड़े अच्छे तरीके से जो है ना नमाज़ पढ़ सके। वहाँ पे लोग तरावियाँ वगैरह काफ़ी होती थी। हरम के सामने हमारी शॉप होती थी, तो बड़ी उसकी अच्छी हमारी मार्केट थी। तो वो ये हमने फिर जो है प्रोडक्ट तो ना आपने चाइना से बड़ी डायरेक्ट अच्छी चूज़ इम्पोर्ट की किया। चीज़ थी चाइनीज़ से। सॉरी, आवाज़ कट गई आपकी। प्रोडक्ट तो आपने बड़ी अच्छी की थी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको ये आइडिया आया कैसा कि ये चीज़ वहाँ से इम्पोर्ट करनी चाहिए? मार्केट में कुछ लोग चंद लोग ऐसे आए थे कि वो उसको ऑलरेडी इम्पोर्ट कर रहे थे टर्की से। सऊदीया में टर्की की मार्केट बहुत अच्छी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको चाइना से इम्पोर्ट किया जाए। अफ़ोर्डेबल ज़ाहिर बात है, चाइना से एक चीज़ जब आप इम्पोर्ट करते हैं, तो वो कम पैसों में इम्पोर्ट हो जाती है। मेरा सवाल ये था कि आप पाकिस्तान कब वापस आए और फिर आपने यहाँ पे आके उसी फ़ील्ड को दोबारा अपनाने का क्यों फ़ैसला किया जिसमें आप नुकसान कर चुके थे? देखें, इंसान की का एक पैशन होता है, एक जज़्बा होता है कि उसमें उसको लगन होता है। यानी वो एक चीज़ के पीछे मतलब क्रेज़ होता है उसको कि यार मैंने ये काम कर मुझे इस चीज़ का शौक था। मुझे इम्पोर्ट करने का, एक्सपोर्ट करने का, चीज़ बाहर से मँगवाने का, यानी मुझे एक इस चीज़ का क्रेज़ था। मैंने यहाँ पे आके और काफ़ी काम ट्राई किए थे पाकिस्तान आके। मैं कुछ तकरीबन 2 से 3 साल मुझे हुए पाकिस्तान वापस आए मदीना शरीफ से। जब कोरोना आया था वहाँ पे, सब कुछ बंद हो गया था। तो उसके बाद फिर हम पाकिस्तान मूव कर गए। यहाँ के 2-3 काम मैंने और ट्राई किए थे, लेकिन उसमें मेरा इतना ख़ास दिल नहीं लगा। मैंने फिर ई-कॉमर्स की वो तरफ कौन-कौन से मूव काम थे किया। जानना चाहूँगा मैं? मैंने काम किया मार्केटिंग का, होलसेल मैंने फैक्ट्री से टॉयज़ परचेज़ करके, तो मैं अपनी जो बाइक है ना, उसके पीछे आपने देखा होगा अक्सर वो एक बोरा-सा रखा होता है, बैग ऐसे ग्रीन कलर का। तो वो उसके अंदर मैं सामान रख के बिल्कुल रखा तो है। दुकान जी, जी। तो वो दुकान-दुकान पे जाके मैं सेल करता था। तो तो उसमें था आपको तो कोई ख़ास बिज़नेस कामयाबी नहीं माइंडसेट मिली? कामयाबी होती है, फिर उसमें आपको पता है लंबी-चौड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और जब तक आप उस कारोबार में इन्वेस्टमेंट नहीं लगाते, तो आपको मार्केट से फिर उस हिसाब से माल नहीं मिलता। जब माल इतना ना मिले, फिर हुँ, आपको उसकी फिर ऑर्डर मार्केट से उतने नहीं मिलते। ज़ाहिर बात है क्वांटिटी लिमिटेड हो जाती है, डिज़ाइन लिमिटेड हो जाते हैं, तो ऑर्डर भी फिर पूरा सूरा ही मिलता है, उतना ही सब आपको ऑर्डर मिलता है। इसलिए फिर उसमें जो है ना, इतनी कामयाबी नहीं मिली। मैंने उस काम को छोड़ा। तो फिर मैंने एक ई-कॉमर्स की फीडर तरफ की कैसे ज़हन बना? उस तरफ किस तरह राग़िब हुए आप? वो सिर्फ़ ऐसे था कि मैं एक्चुअली पुश कर रहा था अपनी वाइफ़, अपने भाई को और अपनी सिस्टर को ई-कॉमर्स के लिए। मैं इस काम में था ही नहीं। मैं वालिद साहब के साथ शॉप पे काम कर रहा था एट द एंड। तो मैं कह रहा था चलो मैं तो शॉप पे काम कर रहा हूँ, तो आप लोग जाएँ, जाके इस काम को एक्सप्लोर करें। ये बहुत अच्छी और बड़ी जो है ना दुनिया है, अलग अलग दुनिया है। तो मैंने उनको नॉलेज देने के लिए जो नॉलेज मैंने गेन की, वो नॉलेज इतनी ज़्यादा हो गई कि मैंने कहा फिर मैं ही कर लेता हूँ। मैं उनको पुश कर रहा था कि आप जाएँ मैं उन्हें कह रहा था कि आप जाएँ, जाके एनेबलर्स के वहाँ से फ्री वीडियोज़ देखें। सनी अली का जो ग्रुप है ई-कॉमर्स का, उनके वीबीसी का वहाँ से फ्री वीडियोज़ वो देते हैं। तो उनको जाके एक्सप्लोर करें, जाके ई-कॉमर्स को सर्च करें। घर बैठे भी काम कर सकते हैं, कंप्यूटर से बैठे-बैठे काम कर सकते हैं, ऑल द वर्ल्ड। तो मैं उनको पुश अप करते-करते मेरे पास इतना नॉलेज गेन हो गया कि फिर एट द एंड मैंने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब सबसे पहले मैं ही इसको जो है ना वो आगे लेके चल रहा हूँ, सारे बहन-भाइयों के अंदर। जी शाहिद। तो आप सोर्सिंग सोर्सिंग अपने लिए करते हैं या और लोगों को भी करके देते हैं? बेसिकली हम पहले तो क्लाइंट्स के लिए करते थे, लेकिन मेरा क्लाइंट्स सवाल ये है ये कि देखें सोर्सिंग अपने लिए आवाज़ कट गई आपकी। सिग्नल का इश्यू है। मेरी जो बात मैं करता हूँ वो थोड़ी देर तक बाद आपको पहुँचती
है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा वेट करता हूँ कि जब आप रुकें तब मैं बात करूँ। नहीं, नहीं, कोई मसला नहीं। जी, चलें आप पूछ रहे थे कि सोर्सिंग हम किसके लिए करते हैं? सोर्सिंग हम क्लाइंट्स के लिए भी करते हैं और बाय द टाइम जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट हमारी अपनी भी इकट्ठी होती है और हम इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट भी लगवाते हैं। तो हम अपने लिए भी करते हैं और क्लाइंट्स के लिए भी करते हैं। तो आप चाइना के अंदर आपके इतने लिंक्स डेवलप हो चुके हैं कि आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स वहाँ से लोगों को हंट करके दे देते हैं या मंगवा के दे देते हैं? और अगर हुए हैं, तो उसपे कितना टाइम लगा और कैसे उनके साथ आपका जो ट्रस्ट का रिश्ता है वो कायम हुआ? देखें, ट्रस्ट डेवलप करने के लिए हमें ट्रांज़ैक्शन करनी पड़ती है और मेन चीज़ है कि आप विलिंग होने चाहिए, डेयरिंग होने चाहिए कि आपने कोई ट्रांज़ैक्शन की है, आपके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि आप उस नुकसान को बर्दाश्त कर सकें। आप छोटे लेवल पे ट्रांज़ैक्शन करें, अपना ट्रस्ट बिल्ड करें, फिर उसको बड़े लेवल पे लेके जाएँ। हमने भी इसी तरह किया। हमने पहले छोटे लेवल पे ट्रांज़ैक्शन की, हमारा ट्रस्ट बिल्ड हुआ, हमने उनसे बात की, एक यानी वक़्फ़े-वक़्फ़े से उनके साथ ताल्लुक डेवलप किया। छोटी-छोटी जब ट्रांज़ैक्शन आप करते हैं, आपकी पहली शिपमेंट आ जाती है। हमने शिपमेंट के अंदर देखें एक चीज़ तो है परचेज़िंग, या परचेज़िंग कर लेते हैं। परचेज़िंग करके आपका गुड्स जाता है शिपमेंट वाली फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी के पास। अब वहाँ पे आपको अलग से ट्रस्ट फैक्टर आता है कि आपके लाखों की इन्वेंटरी होती है। आप उनके हवाले कर देते हैं, भाई ये लो, ले जाओ, जब मर्ज़ी दवें दे देना, देना या ना देना तुम्हारी मर्ज़ी है। तो ये डिफरेंट किस्म के ट्रस्ट फैक्टर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो ये छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो आगे इसको लेके चलते जाते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता फिर जिगरा भी बन जाता है और ताल्लुक भी बन जाते हैं। अभी तक कितने कस्टमर्स आपके साथ अटैच हैं और कौन-कौन से प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए सोर्स कर चुके हैं? काउंटिंग में तो देखिए मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं ऐसे क्लाइंट्स की लिस्ट रखना चाहूँ कि जो मेरे साथ इन कॉन्टैक्ट हैं, जो मेरे से सोर्सिंग ले चुके हैं और बाद में वापस नहीं आए या व्हाटएवर जो भी एक बात हो जाती है, उनको अभी करना नहीं है काम। कुछ लोग होते हैं अच्छा आइडिया लेते हैं, आइडिया लिया बाद में काम किया ना किया। तो ऐसे क्लाइंट्स की अगर मैं लिस्ट रखना चाहूँ, तो ये 1000 से ऊपर चले जाएगी। लेकिन अगर मैं ऐसे क्लाइंट्स को अ, जिसको फ़िल्टर कर लें कि जिन्होंने मेरे साथ ट्रांज़ैक्शन की है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 300 प्लस क्लाइंट्स ऐसे हैं कि जो मेरे साथ वर्किंग कर चुके हैं और मेरे से गुड्स जो है ना, वो अपने रिसीव कर चुके हैं। तो कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स के अंदर आपका हाथ सीधा है? वैसे तो सोर्सिंग में ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई मख़सूस कोई प्रोडक्ट हो, कि हमने इसी प्रोडक्ट में या इसी नीश में काम करना है। सोर्सिंग एक आर्ट है, इसमें हम किसी भी चीज़ के लिए अगर हम इरादा कर लें कि हमने इसमें सोर्सिंग करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम काम कर लेते हैं। लेकिन बिलख़ुसूस ये हाउसहोल्ड किचन आइटम्स टूल टाइप जैसे ये रोज़मर्रा की आइटमें हैं। तो इस तरह की आइटम्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम काम अभी जो है ना, वो ज़्यादा कर रहे हैं। आप अकेले हैं या टीम है आपके साथ? टीम सच एज़ ऐसी टीम नहीं है कि जिसको मैंने पर्सनली हायर किया हो। मेरा काम का तरीका ये रहता है कि मैं एक प्रोजेक्ट बेस डील करता हूँ। परचेज़िंग में भी, बाइंग में भी और सेलिंग में भी। टीम कोई मैं अगर हायर करता हूँ, उसको मैंने एक टारगेट दे दिया कि भाई ये काम है, उसने उस टारगेट को अचीव कर दिया एंड दैट्स ऑल। वो मेरी टीम का पार्ट रहता नहीं है, लेकिन मेरा उसके साथ ताल्लुक रहता है। तो ये बताइए कि आपके कोई फ़ेसबुक पेजेज़, ग्रुप्स या यूट्यूब चैनल, वेबसाइट ये चीज़ें भी हैं या कैसे मतलब आपको क्लाइंट कैसे आप तक पहुँचते हैं? अभी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल तो नहीं है, लेकिन हाँ, फ़ेसबुक ग्रुप मेरे पास है। फ़ेसबुक की मेरी अपनी प्रोफ़ाइल है, गौर सोर्सिंग वाला के नाम से और पीआर की बेस पे लोग बहुत अच्छे तरीके से मुझे जानते हैं और वहीं से मुझे अप्रोच करते हैं। फ़ेसबुक ग्रुप है जिसके अंदर मैं इम्पोर्ट के साथ-साथ उनको एक्सपोर्ट की तरफ भी राग़िब करता हूँ। उसकी ट्रेनिंग्स भी हमने बेसिकली करवाई हैं एक्सपोर्ट के हवाले से। अली बाबा
जो कि आप जानते हैं बी टू बी, बिज़नेस टू बिज़नेस, बिज़नेस के लिए एक वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। उसके थ्रू एक्सपोर्ट की जाती है पाकिस्तान से। तो अली बाबा के जो चैनल पार्टनर हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन थी और उनके थ्रू हमने एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग्स भी करवाई हैं और वो हम फ़ेसबुक ग्रुप के अंदर उसको प्रमोट भी करते हैं। तो ये ट्रेनिंग्स फ्री होती हैं या पेड होती हैं? नहीं, अभी अभी तक तो ये पेड है। हमारी कोशिश है कि इसको फ्री किया जाए। कुछ हमारा ऐसा सिस्टम बन जाए कि हम इसको फ्री में आगे प्रोवाइड कर सकें। कोई लिंक्स इस तरह के बन जाएँ कि हमारे ट्रेनर्स ऐसे हमें वली अल्लाह मिल जाए कि वो आगे फ्री ट्रेनिंग करवा दें। तो फिर है, अदरवाइज़ ये जो है ना, यानी ना ही समझूँ। ट्रेनर्स इसके एक्सपेंसिव होते हैं। जी, जी, आवाज़ कट गई आपकी। मैंने कहा फ्री के सिलसिले में तो फिर ना ही समझूँ ना। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इसको कोशिश करेंगे। तो ये कितने अरसे की ट्रेनिंग है और इसके कितने चार्जेज़ हैं? ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? बेसिकली ये 2 माह की ट्रेनिंग है और इसके जो चार्जेज़ ओके, हैं वो 95,000 एक स्टूडेंट के चार्जेज़ हैं, 95,000। 95,000। वाओ! और ये समझ लें कि 2 माह के अंदर इसको हम बिल्कुल क्योंकि ये हम सिखाते हैं इसको कि आपने अली बाबा के थ्रू एक्सपोर्ट कैसे करना है। यानी एक नॉर्मल एक्सपोर्ट है कि आप पीआर के थ्रू कुछ क्लाइंट्स पकड़ते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। वो एक इतना वायबल नहीं है, इतना फ़िज़िबल नहीं है। अब क्योंकि अली बाबा एक प्लेटफ़ॉर्म है, तो हुँ, प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जब हम जाते हैं, जब हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, क्लाइंट का एक प्रॉपर ट्रस्ट होता है प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। तो ये अच्छा ये हमारी बताइए जो कि ये जो ट्रेनिंग है ये अली बाबा की 2 तरफ से। महीने का कोर्स है, ये फिज़िकल कोर्स है या ऑनलाइन कोर्स है? नहीं, ये ऑनलाइन होता है। तो ये बताइए कि कभी आपको ये सुनने को नहीं मिला कि ये मंजन सेलर्स आ गए हैं, चूरन बेच रहे हैं? ये तो समझ लें कि हमारी दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया। बहुत ज़्यादा कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कहते हैं और लिटरली यानी हम सिर्फ़ ट्रेनिंग में देखिए हम अपना टाइम इसमें प्रोवाइड करते हैं। एक एक प्रॉपर टाइम देते हैं। अदरवाइज़ कभी हमारे पास कोई स्टूडेंट आया हो और उसने हमें पूछा हो कि ये काम हम कैसे करें? और हमने उसे कहा हो नहीं यार आपने हमें पे नहीं किया या आप पेड ट्रेनिंग की तरफ आ जाएँ, फिर आपको बताएँगे। कभी ऐसा नहीं हुआ। जो उसको मालूमात चाहिए होती है ए टू ज़ेड, अल्लाह का शुक्र है कि हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको प्रोवाइड करते हैं। वो इम्पोर्ट में हो, एक्सपोर्ट में हो, शिपमेंट के हवाले से हो, अकाउंट क्रिएशन के हवाले से हो या किसी और फ़ील्ड के मुतालिक हो। इवन लोगों के बड़े अपने लाइफ़ के मसाइल होते हैं। वो लोग आते हैं हम जी शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं, हमने जो है ना बीबीए किया हुआ है। हम इसके बाद ई-कॉमर्स में आना चाहते हैं। तो हमें आप मशवरा दें कि हम क्या करें? तो हम उनको भी गाइड करते हैं, उनकी अच्छा ये सिचुएशन बताइए समझते हैं। जो जो कोर्स आप करवाते हैं 2 महीने का, इसके अंदर सिर्फ़ लर्निंग होती है या इनको अकाउंट हैंडलिंग और कोई छोटी या बड़ी एक्सपोर्ट करना भी आ जाती है या फिज़िकली वो करके उससे पैसा भी कमा लेते हैं 2 महीने में? बिल्कुल कमा सकते हैं, उसमें होता ये है कि इनको अकाउंट एक परचेज़ करना पड़ता है बेसिकली। इसके अंदर अदरवाइज़ ट्रेनिंग तो मिल जाती है। प्रॉपर ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस वो इनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? अर्निंग के सिलसिले में जब तक ये अकाउंट क्रिएट नहीं करते, तब तक ये अर्निंग की तरफ नहीं जा सकते। जब ये अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसके बाद इनकी अर्निंग का सिलसिला स्टार्ट होता है। अलीबाबा पे अकाउंट कितने पैसों में मिल जाता है और उसको चलाने के लिए कितना सरमाया दरकार है? बड़ा इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन किया है। इसके अंदर हमसे बहुत से स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं और मैं पहले भी अपने फ़ेसबुक पेज के ऊपर, अपने ग्रुप के अंदर ये चीज़ें बारहा काफ़ी बार ये चीज़ मेंशन कर चुका हूँ। अकाउंट क्रिएशन के लिए इनकी सालाना फ़ीस होती है अलीबाबा की $1400, $1400। ये आपने साल में 1 दफ़ा पे करनी है और इसके ऊपर कोई आप सेल करते हैं, सेल के ऊपर कोई आपको पे नहीं करना पड़ेगा। यानी अकाउंट आप अब फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर सकते हैं इसके बाद। अकाउंट अकाउंट क्रिएट तो करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट आप काम करते हैं। आप 1 लाख की ट्रांज़ैक्शन करें, 10 लाख की करें,
या $50 लाख की ट्रांज़ैक्शन करें, इसमें अली बाबा का कोई कंसर्न नहीं होता, ठीक है? दूसरी चीज़ आपने पूछी सरमायाकारी। सरमायाकारी इसके अंदर मैं कहता हूँ ज़ीरो होती है। उसकी रीज़न उसकी रीज़न ये है कि आप एक प्रोडक्ट देखिए जब आप फ़िज़िकल कोई काम करते हैं, आपके पास प्रोडक्ट का अवेलेबल होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट का सैंपल लेते हैं, प्रोडक्ट की तस्वीर लेते हैं, पिक्चर अपलोड करते हैं और लिस्टिंग कर देते हैं। अब आपका लिंक है, मिसाल के तौर पे मैं नमक सेल करना चाहता हूँ, पिंक सॉल्ट। तो मैं परचेज़ करता हूँ शाहिद भाई से। मैंने आपसे सैंपल ले लिया, मैंने आपसे प्राइस ले ली, तस्वीरें मँगवा ली। अब ये तस्वीरें मैंने अपलोड कर दी। इसके बाद मुझे क्लाइंट पे करेगा। क्लाइंट ने मुझे एडवांस पेमेंट करनी है 100%। उसके बाद मैं आपसे परचेज़िंग करूँगा और ये सामान इसको जो है ना वो भिजवा दूँगा। इसके लिए बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। 100% पेमेंट क्लाइंट पे करता है और वही पेमेंट हम मैन्युफैक्चरर को या प्रोड्यूसर को देते हैं, इन्वेंटरी उठाते हैं और आगे शिप करवा देते हैं। आई एम बैक जी। एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा, अच्छा। जी, जी, आवाज़ आ रही है बिल्कुल। अच्छा, मैं मेरा सवाल ये था कि जिस तरह बाकी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो अपना कमीशन लेते हैं। कोई 10% को 15% को 20% 35% तक भी लेते हैं। तो ये क्या ये अलीबाबा अपना कमीशन नहीं लेता फ़रोख्त के ऊपर? नहीं, नहीं शाहिद भाई ये अली बाबा की बड़ी एक मज़े की बात है और बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि जितना आप बिज़नेस करें इसमें इसका कोई कमीशन नहीं होता। तो दूसरी चीज़ ये बताइए कि हर बिज़नेस को चलाने के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो अलीबाबा के ऊपर क्या हमें मार्केटिंग का बजट लगाना पड़ता है? वेल बिल्कुल, बिल्कुल इसमें लगाना पड़ता है। जैसे हम अमेज़न के ऊपर पीपीसी चलाते हैं, इसी तरह इसके अंदर केडब्ल्यूए के नाम से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, वो अप्लाई होती है। हम वैसे भी काम कर सकते हैं, लेकिन जब हम मार्केटिंग करते हैं तो ज़ाहिर बात है हमारा एक जो पेज है, जो हमारी वेबसाइट है, वो एक अ, आगे आ जाती है, लोगों को नज़र आती है। तो मार्केटिंग बिल्कुल इसमें होती है। तो जिस तरह फ़ेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, गूगल एड्स के ज़रिए हम एड्स लगा रहे होते हैं और चल रही होती हैं, ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है फ़ेसबुक, यूट्यूब वग़ैरह पे, या फिर इसके एड्स सिर्फ़ अलीबाबा खुद ही रन करता है, वो पैसे लेता है? नहीं, नहीं इसके एड्स खुद अलीबाबा के ऊपर भी चलते हैं और गूगल एड्स, फेसबुक एड्स ये जैसे हम किसी दूसरी वेबसाइट की एड्स चला सकते हैं, वैसे हम अलीबाबा की एड्स भी चला सकते हैं। मार्केटिंग अलीबाबा के अंदर इनसाइड भी होती है और आउटसाइड द अलीबाबा भी होती है। शायद मेरी आवाज़ आ रही? आपकी आवाज़ आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। जी, जी, कट गई थी आवाज़। चलें। आज इंटरनेट कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तंग कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल। मुझे ना वो बार-बार डिवाइस चेंज करनी पड़ रही है, कभी एक पे सिग्नल खत्म हो जाते हैं, कभी दूसरी पे खत्म हो जाते हैं। नहीं कुछ हवाएँ चल रही हैं तेज़, तो उसकी वजह भी है। नहीं, बाहर आंधी आ रही है, मैं तो इधर कैमराज़ में देख रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी मेरे पास जो है ना वो आज डिस्टर्ब रहेगा कनेक्शन। जी, जी, चले शाहिद भाई आई एम डाई हार्ड फैन। मैं आपसे बहुत अरसे से मैं आपको फ़ॉलो भी कर रहा हूँ। मैंने आपकी वीडियोज़ भी बहुत देखी हैं और मैंने एज़ वेल एक वीडियो आपकी मैंने अपने ग्रुप में शेयर भी की थी। उसमें आप फ्रूट्स के बारे में बता रहे थे कि उसको कैसे अ, ड्राई किया जाता है और उसके बाद उसको पैक किया जाता है और सेल किया जाता है। वो आपकी वीडियो मुझे बड़ी पसंद आई थी। मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर की थी। तो मैं आपको काफ़ी अरसे से फ़ॉलो कर रहा हूँ और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का फॉर द इंटरव्यू, फॉर द मीटिंग। तो इंशाल्लाह मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, एक नहीं यानी एक लंबी लिस्ट है। ये बार-बार अगर डिस्कनेक्ट ना हो रहा होता ना तो और ज़्यादा मज़ा आना था, लेकिन मैं अभी आपकी जान छोड़ने वाला नहीं, आप ये ना सोचिए कि ये अभी नहीं बात हमारी खत्म हो गई है। तो नहीं, नहीं आपने शाहिद भाई कोई ऐसा मसला नहीं है।
ये बताइए कि आप जो पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते, तो इंपोर्ट के लिए पाकिस्तान के कवानीन कैसे हैं? मतलब ये हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं या रुकावटें अड़ाते हैं? वेल बहुत से मसाइल आते हैं इंपोर्ट के अंदर। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। कस्टम क्लियरेंस पाकिस्तान में यानी पूरी दुनिया में से सबसे वर्स्ट जो सिस्टम है वो पाकिस्तान का है कस्टम क्लियरेंस का। और बहुत से मसाइल आते हैं जब तक आपके कोई स्ट्रॉन्ग लिंक्स नहीं है तब तक आप इसको क्लियर नहीं करवा सकते। वाह। कुछ अनाउंसमेंट कुछ अनाउंसमेंट होती हैं गवर्नमेंट लेवल पे, अनाउंसमेंट हो जाती हैं, लेकिन जब हम जाते हैं, जब हम अपने एक्सपर्ट से जो हमारे लिंक्स हैं उनसे जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो कहते हैं भाई ये काम तो पॉसिबल ही नहीं है। हम कहते हैं भाई अनाउंसमेंट हुई है। वो कहते हैं बस अनाउंसमेंट ही हुई है। तो ये सीन होता आप है। क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट्स की सूरत हाल है, ये कब तक ऐसे बरकरार रहेगी? देखिए जब तक सीधे लफ्ज़ों में जब तक पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजरता रहेगा। यानी ना ही समझे। ये नहीं स्मूथ हो जाता है बीच में। बहुत स्मूथ भी हो जाता है। लेकिन जो अप्स एंड डाउन है वो आते रहते हैं, वो चलते रहते डॉलर का जो उतार चढ़ाव है, ये कितना इफेक्ट करता है आपके बिजनेसेस को? हैं। इनफैक्ट ये तो बेनिफिशियल रहता है अभी पाकिस्तान के लिए ये बेनिफिशियल है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी अवैस भाई से बात हो रही थी, वो एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो यही सवाल मैंने अच्छा, उनसे अच्छा। किया। मैंने कहा अवैस भाई, डॉलर कैसे इफेक्ट करता है? तो उनका जवाब उल्ट था, मतलब उनके उनको तो बड़ा हर्ट करता है ना, ओह! क्योंकि उन्होंने डॉलर लेने वैसे होते हैं, तो जिस रेट पे आते हैं उस अच्छा, रेट पे यहाँ अच्छा। पे फिर एक्सचेंज रेट नहीं मिलता ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्ट में ज़रा इस तरह से है कि आप देखिए 2 तरह से आपको फ़ायदा होता है। कहीं एक पैसा लगवा के जब दुआएं तो आपने नहीं मांगते रहते, या अल्लाह डॉलर बढ़ जाए, या अल्लाह डॉलर बढ़ जाए। देखिए एक तो ये कि जो आपने क्लाइंट को डॉलर में उनके साथ डील की है, आपको प्राइस मिलेगी पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो वो करंट प्राइस जो होगी उस प्राइस में मिलेगी। तो बैकएंड पे भी हमें थोड़ा बहुत तो ख़ैर उसी हिसाब से देना पड़ता है क्योंकि हम डॉलर्स में डील करते हैं। तो लेकिन ये है कि हमें आगे जो हमारा प्रॉफ़िट है वो भी फिर डॉलर में ही मिलता है। तो डॉलर्स में फिर जब कन्वर्ट करते हैं तो वो अच्छा ख़ासा उसमें डिफ़रेंस आ जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो क्लाइंट है, जिसने प्रोडक्ट अपनी मँगवाई होती है, वो उसको भी जो है ना आगे से एक अच्छा बेनिफिट मिलता है, डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से। ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त इंपोर्ट के हवाले से जो ज्यादा मुनाफा बख्श शोबे हैं, वो कौन कौन से हैं? अ, मैं कुछ आपका सवाल मज़ीद क्लियर करके बताइएगा कि इसमें आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मतलब वो कौन सी फील्ड्स हैं जिसके प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स बाहर से मंगवाए जाएं तो हाथों हाथ बिक जाते हैं और फायदा अच्छा होता है? देखिए अभी इस टाइम तो ख़ैर सोलर की काफ़ी डिमांड है, लेकिन वो यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। जो चीज़ की यहाँ पे डिमांड होती है ना, वो चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे क्लियर ही नहीं होती, ठीक है? उसमें चलती है इनकी मोनोपोली चलती है और वो खुद उस चीज़ों को क्लियर करते हैं। अदरवाइज़ आप ये देखें कि जो चीज़ प्लास्टिक की पेट्रोलियम मसनूआत, प्लास्टिक दाने से जितनी भी चीज़ें बनती हैं, वो यहाँ पे हाथों हाथ बिक जाती हैं। उनके रेट जो है ना वो अच्छे मिल जाते हैं। तो कोई ऐसी इंपोर्ट भी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने कहा हो कि भाई ये चीज मंगवा लो, इसके ऊपर मैं टैक्स नहीं लूंगा आपसे? नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत बुरी सूरत हाल है फिर तो। तो ये जो ऐसा कुछ कस्टम नहीं है। क्लियरेंस का तरीका कार है, ये आसान है, पेचीदा है, ये क्या है, मतलब ये कैसे होता है? देखिए अगर हम डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए जाते हैं, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स चाहिए होते हैं। अब हमारा तरीकाकार क्या होता है कि हम जो जिन लोगों के ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लिंक्स पहले से बने हुए हैं, हम उनको बेसिकली हायर कर लेते हैं। हम इतने ज़्यादा डेप्थ में जाते नहीं हैं। डेप्थ में जाएँ आपको फिर हम्म। प्रॉफ़िट भी ज़्यादा होता है, लेकिन आपको लेफ़्ट एंड राइट बहुत कुछ करना पड़ता है।
है भी फिर पाकिस्तान की कस्टम है, तो उसमें आपको फिर क्या-क्या कुछ नहीं करना पड़ता। तो वो हम लेन-देन कोशिश चलता है यहाँ करते हैं पे? बिल्कुल चलता है, बिल्कुल। मैं वो उसका नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन मैंने इसलिए आपको बता दिया कि उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे जिस शख्स के पहले से लिंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उसको हायर कर लेते हैं। अब उसमें से हम 2-4 बंदों को चूज़ कर लेते हैं कि कौन-सा बंदा ऐसा है जो हमें हमारे साथ लॉन्ग टर्म चल भी सके, हमें प्राइस भी अच्छी दे सके। ज़ाहिर बात है जिसने आगे अच्छा, पे करना है। कुछ महकमे ऐसे हैं जिनमें कहा जाता है कि यार ये बंदा बहुत ईमानदार है। पूछा जाए वो कैसे? कि यार ये पैसे लेके काम कर देता है। तो यानी आप जी, जी। बात मेरी समझ रहे हैं? कभी ऐसा भी हुआ है अभी पैसे जी, भी जी। ले लिए और काम भी नहीं किया? नहीं देखिए हमारे शोबे में तो ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारा काम चलता है पीआर की बेस पे। मैं अगर आपको एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप आगे से 10 बंदों को रेफ़र करेंगे, 10 बंदों को नहीं, 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 रिकमेंड मैं करेंगे। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो पैसे लेते हैं, कि पैसे भी ले लिए और काम ना किया। आपसे पैसे ले लिए, क्लियरेंस वगैरह के लिए, और आपका काम ना किया हो। देखिए अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे साथ अभी तक ऐसा कोई हाथ हुआ नहीं और अल्लाह ताला बचा के रखे। तो कभी धोखा फ्रॉड हुआ है आपके साथ? मतलब चाइनीज़ ने कर दिया हो या पाकिस्तानी भाइयों ने ही हाथ लगा दिया हो, जाते-जाते चलो यार थोड़ा-सा क्लिक कर देते हैं। देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब मैंने दूसरा कंटेनर अपना इम्पोर्ट किया था, तो मैंने $5000 का लॉस किया था। तो वो चाइनीज़ के साथ ही हमने काम किया था। उसने सैंपल भी अच्छे भेजे थे। असल में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी अपनी मिस्टेक्स होती हैं। देखिए हम जब जब हम किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं ना, तब हमें मार पड़ती है। असल मार हमें तब तब पड़ती है। हमने पहला कंटेनर मँगवा लिया, उसने वो ठीक से भेज दिया। हमने दूसरा कंटेनर मँगवाया, उसमें उसने जो है ना माल मिक्स कर दिया। अब उसने तो करना है मिक्स, उसका तो काम है। हम कैसे बच सकते हैं? हम उस या टाइम ये बच बड़ा सकते थे ज़रूरी है कि हम कैसे बच सकते हैं? हम कैसे बच सकते हैं? हम बच सकते थे अगर हमारे पास उस टाइम मालूमात पूरी होती। हम उसकी इंस्पेक्शन करवाते एक अच्छे तरीके से। इंस्पेक्शन कैसे करवानी है, हमें उसकी मालूमात होती। हमने वहाँ पे एक अ, हमारा समझ लें कि आदमी था, जिसको हमने हायर किया था और उसको अप्रोक्सिमेटली हमने $500 उस टाइम पे भी किए थे। अच्छा, उस इसके उसका काम बावजूद सिर्फ़ आपके ये साथ था। गड़बड़ हो गई। हाँ जी, उसका काम सिर्फ़ ये था कि उसने माल को चेक करना है कि आया जो माल आ रहा है वो ठीक है कि नहीं। अब वहाँ पे मिस्टेक हमसे हुई कि हमने उसको सैंपल प्रोवाइड नहीं किया था। हुँ। हमने उसको सैंपल नहीं दिया कि इस सैंपल से आपने इस माल को कंपेयर करना है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि सैंपल भी दे दिया, पैसे भी दे दिए और अगला बंदा अगली पार्टी के साथ मिल गया, आप बैठे रह जाएँ? नहीं अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने सुना है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं कि जिसको आपने हायर किया है वो आपसे तो पैसे ले लिए और अगले बंदे को जाके कहता हाँ भाई माल पास करवाना तो मुझे इतने पैसे दे दे। देखिए लोग बहुत कुछ करते हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर ख़ासकर देखिए जब आप किसी ऐसी जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं कि जहाँ पे आप खुद मौजूद नहीं हैं, वहाँ पे ऐसे चांस बहुत होते हैं। अच्छा मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, कुछ आज से 22-25 साल पहले की बात है। हमारे वालिद साहब ने पहली एक्सपोर्ट की थी यहाँ से पाकिस्तान से मदीना मुनव्वरा। उन्होंने स्टार्ट लिया पाकिस्तान से। अब वो जैसे आपकी आवाज़ हो रही है। आवाज़ आ रही मेरी? हेलो? आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। नहीं, नहीं आपकी आवाज़ नहीं आ रही। प्रॉब्लम है मेरा ख्याल काफ़ी। तो आप अपनी बात जारी रखिए, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अच्छा, अच्छा जी शाहिद भाई। अच्छा मैं बता रहा था कि वालिद साहब ने पहली एक्सपोर्ट यहाँ से स्टार्ट की। तो उन्होंने वही वहाँ से मदीना शरीफ से आए थे। सोचा सारे लोग इसी तरह के होते हैं, जिस तरह मदीना के लोग हैं। तो उन्होंने एडवांस में पेमेंट की पूरे माल की और आदमी भी जान-पहचान वाला था, लेकिन पूरी पेमेंट उसको एडवांस में पे करके तो चले गए।
तो जब वहाँ पे माल पहुँचा तो माल उसने सैंपल दिखाया था। शायद में आवाज़ आ रही? जी, आ रही है, आ रही है। अच्छा, अच्छा। तो ना तो माल वो था, ना डिज़ाइन वो थे, ना क्वालिटी वो थी। तो बड़ा वो जो है ना, मैंने वालिद साहब के साथ जितने फ्रॉड हुए हैं, मैंने उससे काफ़ी सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अभी नहीं होते, क्योंकि मैं उसी से सीख लेता हूँ कि जब तक हमारे पास मालूमात पूरी नहीं होती, हमारे पास तजर्बा नहीं होता, फिर हमें मार पड़ती है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, जो मिसहैप होते हैं, मैं उनसे सबक हासिल करता हूँ और उसका एक ऐसा मुतबादिल रास्ता निकालता हूँ कि नेक्स्ट टाइम फ्रॉड का चांस ना रहे। यानी आपने तजर्बों के लिए और धोखे खाने के लिए अब तक में। मैं कहता हूँ लोगों के तजर्बे से सीख लिया जाए। ये बताएँ कि आपने कभी किसी को कोई प्रोडक्ट मँगवा के दी हो और यहाँ पे क्लाइंट ने कहा हो, "नहीं भाईजान, मैंने तो पसंद नहीं आई, मेरे पैसे वापस करो।" जी अभी तक ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन ये अपॉर्च्युनिटी, ये फैसिलिटी और ये गारंटी हम क्लाइंट को ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं कि आप चाइना से हमारे थ्रू माल मंगवा रहे हैं, आपका माल मंगवाने के 2 माह तक सेल नहीं होता। आप कहते हैं ये हमें आपने महँगा ले दिया है या हमें पसंद नहीं आया या हमारा सेल नहीं हो रहा, तो आप मनी बैक गारंटी के साथ अपनी पेमेंट वापस ले सकते हैं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त एक वो अपॉर्च्युनिटी है। तो कभी किसी ने ये अपॉर्च्युनिटी अवेल भी की है? मतलब किसी ने कहा हो कि भाई मुझसे नहीं बिका या जाओ मैं नहीं बेचता, मुझसे बिकता ही नहीं है, मैंने यानी बेचने का इरादा ही नहीं है, मुझसे माल वापस ले लो। नहीं, नहीं शाहिद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो प्राइसिंग हम लेके आते हैं, वो हमारे वहाँ पे जो लिंक्स हैं, वहाँ पे जो भाई हमारे बैठे हुए हैं, जो प्राइस लेके आते हैं, तो उनको हम कभी-कभी यहाँ से ऑनलाइन ऐसी प्राइस लाके देते हैं कि भाई देखें आपकी प्राइस जो थी वो ज़्यादा थी और हम ये कम प्राइस लेके आए हैं। जाएँ जाके इस मैन्युफैक्चरर के साथ जाके काम करें, इससे जाके परचेज़िंग करें, ये आपको कम प्राइस में देगा। तो ऐसा फिर सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि वो फिर बाद में मना करें। चीज़ महँगी हो तो फिर है ना कि वो कहें नहीं हमें नहीं चाहिए। जी, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज तक आपने जो सबसे छोटी इम्पोर्ट की है, वो कितनी अमाउंट की थी और जो सबसे बड़ी आपने इम्पोर्ट की है, वो कितनी अमाउंट की है? बिल्कुल ये थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस पे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल आंसर करूँगा, बिल्कुल आंसर करूँगा। करीब मैंने समझ लें 1 लाख से मैंने इसको स्टार्ट किया था, जो मेरी सबसे छोटी ट्रांज़ैक्शन थी और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरी ट्रांज़ैक्शंस 20 लाख से अबव जा चुकी हैं सिंगल ट्रांज़ैक्शन। सिंगल ट्रांज़ैक्शन माशाल्लाह ये तो बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है। तो ये बताइए कि जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसके लिए आप सोर्स करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ग्लास प्रोटेक्टर बनाने की एक मशीन चाहिए। तो उसकी जो प्राइस बनती है वो अप्रॉक्सिमेटली 3 लाख रुपए। मैं आपको कहता हूँ कि जी मुझे ये मँगवा दें। तो आपके जी। साथ जो डील करनी है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं? देखिए हम काम करने के लिए कुछ पेमेंट एडवांस में ले लेते हैं, जो कि मिसाल नॉन के तौर पे ये रिफंडेबल 3 होती है। लाख रुपया है, 3 लाख रुपए में से कितना जी हाँ। आपको एडवांस पे करना है? नहीं, नहीं हम इसमें से हम बिल्कुल एडवांस नहीं लेते। हम लेते हैं हमारी अपनी वर्किंग के लिए अच्छा और वो उसके होते हैं आप अलग जस्ट से चार्जेस देते $20। हैं? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। ओके और वो कितने परसेंट होते हैं? वो सर्विस चार्जेज़ होते हैं, बेसिकली डिपेंड करता है, वैरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, लेकिन ज़्यादातर औसतन यानी $300 से $500-600 तक ये एक जो परचेज़िंग है उसके ऊपर उस डील के ऊपर ये हम चार्ज करते हैं, जिसमें से हम $20 एडवांस लेते हैं, जो कि हम क्लाइंट को पहले बता देते हैं कि ये $20 आपके नॉन रिफंडेबल है। ओके। ये हमारे वर्किंग के होते हैं, क्योंकि हमने वर्किंग हुँ, करनी है हुँ। पूरी उसकी, यानी हम क्लाइंट की सीरियसनेस देखते हैं कि क्लाइंट सीरियस कितना है। वो $20 नहीं भी पे करेगा हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन क्लाइंट एट लीस्ट जो $20 पे कर रहा है, इसका मतलब वो अपनी प्रोडक्ट को लेके कितना सीरियस है। सीरियस है, सही बात है। तो हमने भी उस पे ज़ाहिर-सी बात है हमारा तो काम इसके ऊपर 1 दिन में तो काम वर्किंग कंप्लीट नहीं होती।
इस पे कम से कम 15-20 दिन, 1 माह ठीक। इसके ऊपर वर्किंग होती है और ठीक-ठाक टाइम लगता है इसके ऊपर। $20 आ गया आपका नॉन रिफंडेबल टोकन मनी। अब आपको पता है कि यार बंदा संजीदा है, इसके लिए हमने प्रोडक्ट ढूँढनी है। जी, जी। प्रोडक्ट आपने ढूँढ ली, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं, वो हमसे डील करते हैं कि आपने ये जो फैक्ट्री हमारे लिए फाइंड की है, ये फैक्ट्री आप हुँ, हमें दे दें। ये ओके, फैक्ट्री का एड्रेस, फैक्ट्री का नंबर, फैक्ट्री की हमें प्राइस पसंद आ गई है, चीज़ भी पसंद आ गई है। ये फैक्ट्री आप हमारे हवाले कर दें, इन फ्यूचर हम खुद इसके साथ वर्किंग करेंगे। ठीक है। हम उस फैक्ट्री के जो लिंक्स होते हैं, वो क्लाइंट को डायरेक्टली प्रोवाइड कर देते हैं। और उसके एवज़ क्या चार्ज करते हैं? उसके एवज़ वही जैसे मैंने आपको बताया कि $300 से लेके $600 तक जो डील हमारे दरमियान तय पा जाए, जिस तरह की प्रोडक्ट है, जिस तरह का उसका उस पे वर्किंग होगी। ठीक हो गया। अब बंदा कहता है कि जी मैंने आपके थ्रू ये चीज़ मँगवानी है, तो उसमें फिर आपके चार्जेज़ क्या होते हैं? चार्जेज़ यही रहते हैं। देखिए, चार्जेज़ यही रहते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी डील किस तरह से हो रही है। अच्छा, चार्जेज़ यही रहते हैं। अब जो पेमेंट अदा करनी है क्लाइंट ने यानी मैंने, वो आपको अदा करनी है या डायरेक्ट फैक्ट्री को अदा करनी है? दोनों तरीके पॉसिबल हैं। उसमें आपकी ज़िम्मेदारी क्या होती है? देखिए, हमारी ज़िम्मेदारी तब है कि जब अगर वो डायरेक्टली हमें पे करता है, फिर हमारी ज़िम्मेदारी होती है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ठीक, वो कहता है कि मैं खुद डायरेक्टली मैं फैक्ट्री को खुद पे करूँगा, उसमें भी एक ठीक है, टर्म यूज़ होती है, मैं वो आपको बता भी देता हूँ। उसको कहते हैं ट्रेड एश्योरेंस। ठीक है। तो ट्रेड एश्योरेंस होती है कि इसमें अली बाबा ज़ामिन बन जाता है। अली बाबा अच्छा, इनकी प्रोडक्ट जो आप भी पेमेंट है, अली बाबा के थ्रू ही लेके देंगे, डायरेक्ट फैक्ट्री से नहीं लेके देंगे? देखिए, अली बाबा पे तो मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, हुँ, हुँ। तो हमें डिफ़ाइन करना होता है कि हमारा टारगेट प्राइस क्या है। हम उसको नहीं मतलब अली बाबा के आप ऊपर भी जो रिसर्च करते 300 हैं। से $600 ले रहे हैं, इसमें 2 चीज़ें इंश्योर कर रहे हैं। नंबर 1, हंटिंग करके देते हैं, ढूँढ के देते हैं कि ये बंदा ठीक है, यानी सोर्स जो है आपका, उसको आप वेरीफ़ाई करते हैं कि ये ठीक है। और नंबर 2, आप ये वेरीफ़ाई करते हैं कि जो क्वालिटी और प्राइस मिल रही है, ये दोनों ठीक हैं। क्या ये 2 चीज़ें इस फ़ीस के अंदर कवर होती हैं? जी, बिल्कुल होती है। ओके। अब पेमेंट कर दी अली बाबा के थ्रू या डायरेक्ट, दोनों सूरतों में अब माल यहाँ पे आ गया, लेकिन जो चीज़ बताई गई थी या दिखाई गई थी वो नहीं निकली, तब आपके ऊपर क्या बोझ है? देखिए, इसके लिए एक फिर वही बात आ जाती है कि जब हमारे पास प्रॉपर मालूमात होती है, तो वो हमारा काम है, हम अपने क्लाइंट को प्रॉपर गाइड करें कि उसने क्या करना है और आगे के प्रोसेस क्या है। अब जब उसने एक प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, सबसे पहले इसका जो काम है वो आएगा इंस्पेक्शन का। अब वो परचेज़ करने के बाद सबसे पहला काम करेगा, वहाँ पे विदिन द चाइना इसको इंस्पेक्शन करवाएगा। अब उसकी इंस्पेक्शन के उसके दौरान चार्जेज़ जो हैं वो अलग से अदा करने होते हैं बंदे ने, जी, या जी। जो आपको फ़ी दी हुई है ये उसके अंदर कवर होता है? नहीं, नहीं, उसके चार्जेज़ अलग होते हैं। जैसे आपने अपनी प्रोडक्ट के लिए $500 अलग से अदा किए थे, इसी तरह जी। क्लाइंट को वो 200 हैं, 300 हैं, 500 हैं, जितने भी होंगे वो अलग से पे करेगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो जो बंदा है अब जो इंस्पेक्शन करेगा वो आप ढूँढ के देंगे या क्लाइंट की ज़िम्मेदारी है कि वो ढूँढे? ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो अपने किसी रिसोर्सेज़ के थ्रू कि वो कहता है ये मैं मेरा रिसोर्स है, मेरा अपना जानने वाला है, या मैं किसी बंदे को किसी कंपनी को हायर करना चाहता हूँ, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाना चाहता हूँ, तो वो अपने थ्रू भी हायर कर सकता है। अगर वो ये ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर डालता है कि आप कोई ऐसा रिसोर्स ढूँढ के दें, या ऐसी कंपनी ढूँढ के दें, या आप खुद इंस्पेक्शन करवा के दें, तो ये हम इसकी इंस्पेक्शन हम भी करवा देते हैं। अगर इंस्पेक्शन आप करवा के देते हैं, ये ज़िम्मेदारी आप पे आ गई, तो फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी की इंश्योरेंस जो है, वो तो आपके ऊपर आ गई कि वो क्वालिटी यहाँ पे जो पहुँचेगी, वो ठीक पहुँचेगी। खुदा ना ख़ास्ता वो क्वालिटी वैसी नहीं पहुँचती, आपका इंस्पेक्टर गलती कर देता है या मिलीभगत कर लेता है, इस सूरत में वो जो नुकसान होगा, वो क्लाइंट का होगा या आपका होगा? नहीं, नहीं, डेफ़िनेटली वो नुकसान हमारा होगा। आपका होगा। ये कतन यानी किसी आप सूरत कुछ किसी जी, जी, जी। जी। किसी सूरत भी ये जो है ना वो क्लाइंट का डिफेक्ट इसमें नहीं है, क्योंकि वो हमारे थ्रू एक इंस्पेक्शन करवा रहा है।
और हमने उसको वेरीफ़ाई किया है कि तो ये जो आपके पास इंस्पेक्शन इसका है, कोई फ़ॉर्म ये प्रोफ़ार्मा परफ़ेक्ट है। वग़ैरह बना हुआ है जिसको आप एग्रीमेंट वग़ैरह जिसको साइन करते हैं? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल है। इंस्पेक्शन का एक फ़ॉर्म होता है, वो बिल्कुल हम उससे फ़िल करवाते हैं और इसको आगे भेजते हैं। अदरवाइज़ कोई क्लाइंट अपने पास से कोई एग्रीमेंट करना चाहे या पेपर पे साइन करवाना चाहे, तो वो भी वी आर ओपन टू दिस। नहीं जो एग्रीमेंट आपका और क्लाइंट का होता है वो प्रिंट फ़ॉर्म में है कोई? आप इंस्पेक्शन के हवाले से कह रहे हैं या नहीं, 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 किसी और एंड से? नहीं। मतलब जो आपके साथ डील हो रही है क्लाइंट की, फ़र्ज़ करें मैं क्लाइंट हूँ ना, मैं बड़ा क्यूरियस हो हुँ, गया हूँ हुँ। क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें मँगवानी है, इसलिए ये छोटे-छोटे नहीं, नहीं, सवाल नहीं, कोई ज़हन में आ मसला रहे नहीं हैं है, कोई आपसे मसला पूछने। नहीं। तो मतलब कोई मसला ही नहीं है। फ़र्ज़ करें मैं आपको एक आपके साथ डील करता हूँ कि गौर भाई मैंने ये चीज़ हुँ, हुँ। मँगवानी है, मुझे ये मँगवा के दें। आपकी ज़िम्मेदारी है कि रेट भी ठीक हो, क्वालिटी भी ठीक हो, इंस्पेक्शन भी आपने करवानी सब कुछ। तो इसका कोई यानी लीगल डॉक्यूमेंट बना हुआ है जिसके मुताबिक हम आपस में डील कर सकें? जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। अच्छा, वेरी गुड ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो अभी तक आपने माशाल्लाह कितने साल हो गए हैं ये करते हुए, सोर्सिंग करते हुए? मुझे अभी रिसेंटली अब दोबारा अगर कहें जो मैंने स्टार्ट किया था 2 साल से, वैसे मैं इसको कुछ 2015 से कर रहा हूँ। स्टार्ट आपने 2015 में किया था लेकिन ये जी, सोर्सिंग जो है अभी पाकिस्तान के अंदर ये आप 2 साल से कर रहे हैं यानी 2021 से ऐसे ही ना? सोर्सिंग ही मैं 2015 से कर रहा हूँ, अच्छा लेकिन चूँकि बीच 2015 में से कर गैप रहे आ हैं। गया था। जी, जी, ओके। बिल्कुल, 2015 से। ये बताइए इस दौरान में कोई क्लेम नहीं है मतलब किसी ने नहीं कहा कि ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, मैं क्लेम नहीं देता और क्लेम चाहिए मुझे वगैरह-वगैरह इस तरह की कोई बात? जी शाहिद भाई जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा मेरा ना पीछे इसमें मैंने गैप डाला था। हाँ, हाँ। तो पहले 2015 में जब मैंने काम स्टार्ट किया था, उस टाइम मैंने इसमें लॉस भी किया था, मैंने अपना लॉस किया था। तो अच्छा, उसके बाद आपने अपना मैं लॉस किया था। इसमें जी, जी, जी। उसके बाद इसमें गैप आया था जो मैं फ़िज़िकल एक वर्किंग में चला गया था। तो अब रिसेंटली मैंने इसको दोबारा से स्टार्ट किया है, कुछ 2 से 3 साल हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से कोई ऐसा क्लेम इस किस्म का नहीं है कि वो आया हो और उन्होंने कहा हो ये प्रोडक्ट जो है ये ठीक नहीं आई या अच्छी नहीं आई या महँगी आई है, एक्सपेंसिव है या तो इसके रेट में आपसे कोई मसला है। मुलाकात करनी हो, डील करनी हो, एग्रीमेंट करना हो तो आपसे मुलाकात कहाँ पे की जा सकती है? मतलब ऑफ़िस कहाँ पे है या घर पे मुलाकात होती है या ऑनलाइन ही डील हो जाती है? देखें ज़्यादातर मेरा काम चलता है पीआर के ऊपर। लोग काफ़ी पीआर के ऊपर एतमाद यानी करते जो हैं, एक-दूसरे से जो सुनी-सुनाई बात होती है यानी लिंक्स निकलते हैं जो रिकमेंडेशन उसकी होती बेस है। पे, देखिए रिकमेंडेशन एक तो होती है होती है ना बेसिकली। एक तो होती है हवा में बातें सुनी-सुनाई, फलाँ बंदे से ठीक है आप कॉन्टैक्ट कर लें। लेकिन हुँ, चूँकि हुँ, मैं हुँ। एक ख़ास कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ रखता हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। हमारी ये ई-कॉमर्स की जो कम्युनिटी है मैं इसके अंदर मैं एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली, ठीक है? नहीं, मैंने तो आपका ना वो इनके देखा थ्रू है, प्रोफ़ाइल भी देखा है, आपके जो वहाँ पे लोग पोस्टिंग करते हैं, जो कमेंट्स होते हैं, वो मैंने बड़े गौर से पढ़े हैं, देखे हैं। ये तो मुझे पता है कि आपके लिंक्स माशाल्लाह बहुत सारे अच्छे वो कनेक्शन जो हैं, वो आपके बहुत अच्छे हैं, ये तो मैंने देखा है। जी, जी, वो लोग इसी तरह ही जानते हैं, लोगों से जिनसे फ़िज़िकल मुलाकात हो चुकी है, तो वो लोग फिर समझते हैं कि ये जो है इस कोई काम अगर चाहिए, कोई हेल्प चाहिए बेसिकली, हुँ, हुँ, हुँ। कोई उनको प्रॉब्लम आती है, तो वो हम उनकी प्रॉब्लम दूर कर देते हैं, उनको गाइड कर देते हैं, बता देते हैं। तो वो अल्टीमेटली देखिए कुदरत का निज़ाम है गिव एंड टेक यानी आप जब देते हैं, तो वो लौट के आता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा ये बताएँ वो अब तक आप रिकमेंडेशन की सूरत में कितने स्टूडेंट्स को आप सिखा चुके हैं? वो जो आपने मुझे बताया था कि 95,000 का एक कोर्स है आपका अली बाबा पे, वो अंदाज़न एक अप्रॉक्सिमेटली कितने स्टूडेंट्स को सिखा चुके होंगे अब तक? देखिए एक्सपोर्ट में मैंने काम जब स्टार्ट किया था, शुरू में मेरे पास 2 स्टूडेंट आए थे। हुँ, उनको हुँ। हमने 2 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था। उनको हुँ। हमने ख़ैर एक डिस्काउंट भी उनको हमने प्रोवाइड किया था उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद अब चूँकि मेरे पास काम ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा उस पे इतना स्ट्रगल नहीं कर सका, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे सका। तो अभी तक वही 2 स्टूडेंट हैं। मैंने उसके ऊपर मज़ीद मार्केटिंग देखिए किसी भी काम को करने के लिए एक मार्केटिंग आपको बजट चाहिए होता है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। बैकएंड पे आपको इन्वेस्टर चाहिए होता है। और समझ लें कि मैं तो बड़ा अभी इनिशियल स्टेज पे मैंने इस इन चीज़ों को करना स्टार्ट किया है। हुँ, हुँ, हुँ। मैं बिल्कुल एक सेल्फ मेड समझ लें कि बंदा हूँ। मैंने जितना काम किया है अपनी सेल्फ लर्निंग की बेस पे बिल्कुल सेल्फ इन्वेस्टमेंट की बेस पे
पूरा ए टू ज़ेड मैं इसको खुद से कर रहा हूँ। जिस दिन मैंने ये काम स्टार्ट किया था, मेरे पास अपने घर खर्च के लिए कितनी अमाउंट थी, मैं समझ लें कि ऑन स्क्रीन ना ही बताऊँ तो बेहतर है चले। ठीक है, ठीक। अच्छा ये बताएँ कि सोर्सिंग के काम का फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? मतलब ये कैसा होगा? आवाज़ कट गई शायद भाई आपकी। सोर्सिंग के काम के फ्यूचर को कैसे देखते हैं आप? कि आप इस काम का फ्यूचर कैसा होगा? शायद भाई बहुत ब्राइट फ्यूचर है, यकीन माने, क्योंकि सोर्सिंग एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर आपको चाहिए होती है नेगोशिएशन, लिंक्स और रिकमेंडेशंस। जैसा मैं, अगर आप उसको लिंक्स कह दें तो वो भी ठीक है। तो इसके अंदर हुँ। आपको जब एक स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन पावर जिसके पास नहीं है, वो इस काम को जो है ना वो नहीं कर सकता। और इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। जो भी शख्स इस काम को करना चाहता है, वो भले इम्पोर्ट है, भले एक्सपोर्ट है। इसके अंदर यानी ये ऐसी फ़ील्ड है कि इसके अंदर यानी आप अगर चलते जाएँ ना, तो आप इसकी 100 प्लस ब्रांचेज़ क्रिएट कर लें, माइक्रो निशेज़ के अंदर। यानी एक इसको निश आप अगर सोर्सिंग को कह लें, इसके अंदर हम माइक्रो निशेज़ क्रिएट कर लें, तो 100 प्लस निशेज़ होंगी और ये ख़त्म नहीं होती। तो आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? शाहिद भाई, लाहौर में वापडा टाउन के अंदर मैं बैठा होता हूँ, ठीक है? मैंने एक छोटा-सा नहीं, नहीं, ऑफ़िस मेरे लिए शायद भी आवाज़ कट गई आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखने और सुनने वाले जो लोग हैं या जिन्हें आउटसोर्सिंग करवानी है, वो राब्ता करना चाहें तो वो क्या तरीकाकार है? जी, शायद भाई मोबाइल नंबर मेरा उस पे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है? कॉन्टैक्ट नंबर आप अगर मैं बताना चाहें तो ऑन यही स्क्रीन बता सकते हैं। ऑन स्क्रीन मैं बता देता हूँ, आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा। 0320 हुँ। 4142 301, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर मेरा एक व्हाट्सएप भी मरतबा है। उर्दू में बता दीजिएगा। 0320 41 42 301, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके 0320 ऊपर जी, जी, 41 41 42 जी, जी, 301 320 301 301 1 मिनट मैं लिख लूँ ये गलती ना हो जाए। 0320 41 जी, 42 301 301। 301 ठीक है। इस टेलीफ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप भी बना हुआ है आपका? जी, जी, व्हाट्सएप इसी नंबर पे है। अगर फ़ेसबुक पे मुझे फ़ॉलो करते हैं, गोर सोर्सिंग वाला के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं फ़ेसबुक आप मुझे प्रोफ़ाइल अगर पे, अपने फ़ेसबुक फ़ेसबुक का पेज पे। प्रोफ़ाइल या पेज का लिंक भेज दें ना, तो वो मैं स्क्रीन के ऊपर शो कर दूँगा। चलें, ठीक है शाहिद भाई। और फ़ेसबुक ग्रुप है ट्रेड सोर्स के नाम से, जिसके अंदर हम ट्रेड सोर्स पूरी के नाम अपनी ये से। मालूमात जो है ट्रेड सोर्स। जी, जी। आपके ग्रुप से इसके अंदर मैंने एक एक पोस्ट देखी, उसके कमेंट्स पढ़े और एक नंबर पे राब्ता किया और उनका मैंने इंटरव्यू भी रिकॉर्ड कर लिया है। क्या बात है, क्या बात है! ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। देखिए, ग्रुप ठीक बनाने है। का मेरा एक बेसिक मकसद था, एक बेसिक प्लान था। देखिए, वो कहते हैं ना, छोटी-छोटी ख़्वाहिशें होती हैं। हर ख़्वाहिश ऐसी कि ख़्वाहिश पे दम निकले। क्या हज़ारों बोलते हैं आप? ख़्वाहिशें ऐसी कि हर ख़्वाहिश पे दम निकले। क्या अगला बात मुझे भी बोल गया। है! तो एक बेसिक नीड भी थी। हम चाहते थे हुँ, कि हुँ, हुँ। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हो, जैसा कि चाइना के अंदर एक प्लेटफ़ॉर्म है अली बाबा के नाम से। तो यहाँ पे भी ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म हो, जहाँ पे लोग एक-दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकें। देखिए, मेरा अपना काम सोर्सिंग का है, मेरा अपना काम लॉजिस्टिक्स का है, ठीक है? लेकिन मेरे ग्रुप के अंदर बहुत से लोग हैं, जो सोर्सिंग की सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं और लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और मैं उनको ओपनली इनवाइट करता हूँ और अलाउ करता हूँ अपने ग्रुप के अंदर कि आएँ और आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। देखिए, हमारे पाकिस्तान के अंदर तो नफ़्सा नफ़सी बहुत एक आम बात है कि हर आदमी कहता है मेरा काम चलना चाहिए। लेकिन मेरी सोच ये है कि एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए जहाँ पे लोग एक-दूसरे के साथ कनेक्ट करें। तो ये ग्रुप बनाने का मकसद ये था कि लोगों को इस ग्रुप के अंदर इकट्ठा किया जाए। फिर एट एट द एंड एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए, अली बाबा की तरह का, जिसके अंदर पाकिस्तान के लोग
ईज़िली अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें और लिस्ट कर सकें। चलें जी, बहुत शुक्रिया गौहर भाई, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। इसको मैं इंशाल्लाह एडिट करके कोशिश करूँगा कि 40 से 45 मिनट की एक अच्छी वीडियो निकल सके। वीडियो अपलोड करके मैं आपको लिंक शेयर करूँगा और आप भी उसे देखिएगा और उसके जो कमेंट्स हैं उसमें ज़रूर थोड़ा-सा एक्टिव रहिएगा, जवाब देने की कोशिश कीजिएगा और अगर जी, जी। सवाल-जवाब ज़्यादा हुए तो फिर हम एक एक वीडियो और करेंगे उन सवालों के जवाब हासिल करने के लिए। जी, जी बिल्कुल शाहिद भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इनवाइट करने बहुत के लिए शुक्रिया। और मैं बिल्कुल आपकी वीडियोज़ देखता रहता हूँ। तो बहुत अच्छी-अच्छी मालूमात मुझे मिलती हैं आपकी वीडियोज़ से, ख़ासकर आप जो लोगों को एक छोटी-छोटी फैक्ट्रीज़ बनाने के हवाले से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उनको एनकरेज करते हैं। तो ये एक जेन्युइन एंटरप्रेन्योर होने की का सबूत है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों और चाहतों का बहुत शुक्रिया। मेरे देखने वाले, सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। आज के हमारे मेहमान थे गौहर सोर्सिंग वाला। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की बातचीत पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सवाल हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं इंशाल्लाह खुद भी कोशिश करूँगा और गौहर भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कमेंट्स के जवाबात दें। और ज़्यादा कोशिश यही होगी कि आपके सवालों के जवाबात पे मुश्तमिल एक और वीडियो रिलीज़ किया जाए ताकि बहुत सारे दोस्तों को समझ में आ सके कि एक्चुअली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिज़नेसेस के अंदर क्या-क्या छोटे-छोटे मसाइल या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ख़्याल रखना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया गौहर भाई के साथ वस्सलाम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।